अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 10th क्लास का टॉपिक है। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लाके जोड़ दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको साथ साथ फिर गाइड करता रहूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या होता है। अब देखें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और मैग्नेटिज्म जो होता है ये हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी को कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज चार्ज जब मूव करता है तो वो पोजेस करता है करंट को। तो करंट और मैग्नेट का जो आपस में रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसकी मिसाल हमारे पास ये होगी कि मोटर जो है वो वर्क करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, व्हाट इज अम्पेयर्स लॉ। अम्पेयर एक साइंसदान था जिसने एक लॉ प्रेजेंट किया था और उस लॉ के मुताबिक उसने जो कहा था, उसने ये कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। यानी कि इन शॉर्ट जो है वो कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेट के तौर पे काम करने लग जाता है। वही वो बात कर रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अक्रॉस अ वायर और अ कंडक्टर इन विच करंट इज पासिंग। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी वायर या कंडक्टर के अक्रॉस बन जाएगी जिस जब उस कंडक्टर में से क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा। अब मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक रॉड है, उस रॉड के अंदर से करंट गुजर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। आई की डायरेक्शन देखें ना, ऊपर की तरफ जा रही है और उसके अक्रॉस हमें क्या मिल रहे हैं, कंसेंट्रिक शेल्स मिल रहे हैं, सर्कल्स मिल रहे हैं। ये सर्कल्स जो है हमारे पास, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अब जब करंट पास हो रहा है तो उसी दौरान ये क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड इन एम्पेयर्स लॉ। हम एम्पेयर्स लॉ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो पहले मैं लास्ट वाली स्लाइड पे वापस जाऊंगा, इधर देखें। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जो रेड कलर का सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक एरोहेड मौजूद है। हमने ये देखना है इस सवाल के अंदर कि ये एरोहेड जो है हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वायर को या कंडक्टर को होल्ड करेंगे अपने राइट हैंड के अंदर कुछ इस तरह से कि जो हमारा अंगूठा है, राइट हैंड का जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में हो, और फिर हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, कर्व करेंगे। और जब हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे तो वो जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ेंगी वो डायरेक्शन होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, जस्ट लाइक दिस। तो ये देखें, अब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखा है और मुड़ती उंगलियां जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही हैं। आंसर क्या बनेगा, होल्ड द वायर इन राइट हैंड सच अ वे दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने सीधे हाथ के अंदर वायर को इस तरह पकड़ें कि अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो और कर्लिंग फिंगर्स, मुड़ती हुई उंगलियां जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सोलिनॉइड। अब बेसिकली सोलिनॉइड हमारे पास क्या होता है कि मैं आप सिंपल जो है हमारे पास ये एक लूप कह लें या एक रिंग कह लें, वायर की एक रिंग बनाया गया है, या अगर मैं इसको पंजाबी टर्म के अंदर बात करूं तो वायर का एक छल्ला बनाया गया और एक छल्ले को दूसरे छल्ले के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। उर्दू के अंदर एक रिंग को दूसरे रिंग के साथ जोड़ा गया है और इसी तरह काफी ज्यादा सारी रिंग्स जो हैं उनको आपस में मिला दिया। अब जब करंट एक रिंग में से गुजरेगा वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दूसरे रिंग से गुजरेगा दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, तीसरे रिंग से गुजरेगा तीसरी मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह जितनी रिंग्स होंगी उतनी ही रिंग्स की क्या बनेगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और बाद में ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, एडअप हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। तो सोलेनॉइड हमारे पास क्या है, एक ऐसी वायर की एक ऐसी कॉइल है जो कि बहुत सारे लूप्स के ऊपर, यानी कि बहुत सारे छल्लों के ऊपर, रिंग्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जब करंट इसके अंदर से गुजरता है, इट बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट बन जाता है। ये रहा हमारे पास हमारा सोलिनॉइड। अब यहाँ पे सिंपल देखें, ये सोलिनॉइड जो है ये आप घर में भी बना सकते हैं। ऑल यू नीड, आपको सिर्फ चाहिए एक कील चाहिए, नेल। ठीक है, लकड़ी में ठोकने वाला ले लें या स्टील का कील ले लें। उसके ऊपर आपने क्या करना है, कॉपर वायर को लपेट देना है और लपेटने के बाद उसके दोनों सिरों को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, तो आपका पास भी एक बार मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लीज इसको आपने वापडा के करंट के ऊपर ट्राई नहीं करना, अदरवाइज आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरे घर की वायरिंग जो है वो खराब हो सकती है और आपको भी करंट लग सकता है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। तो आपने इसको वापडा के करंट के ऊपर अप्लाई नहीं करना, छोटी मोटी बैटरी इसके ऊपर आप इसको अप्लाई करें और ये अप्लाई होगा।
तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके ऊपर तार को बार बार उन्होंने क्या किया हुआ है, घुमाया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने साइड पे अगर आप देख सकते हो कि उसी की उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने नॉर्थ पोल लिख के दिया है और दूसरी तरफ उन्होंने क्या लिखा है, साउथ पोल लिखा है। तो ये मैग्नेट बन जाता है जब इसमें से क्या गुजरता है, करंट गुजरता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डिफाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वही बात है, ये पिछला सोलिनॉइड की ही डेफिनेशन दोबारा हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। तो सोलिनॉइड जो है वो हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट भी काम करता है। और कब काम करता है? ऐसा कंडक्टर जो कि मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा जब करंट उसमें से क्या करेगा, पास आउट होगा। जब भी करंट उसमें से गुजरेगा वो मैग्नेट का काम करेगा, जब करंट नहीं गुजरेगा उसमें से तो वो एक आम नॉर्मल कंडक्टर के तौर पे काम करेगा। तो ये है हमारे पास हमारा बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट कह लें। अब इसमें और जो पिछली आपको मैंने सोलिनॉइड दिखाई है उसमें किसी भी किस्म की कोई जो है ना डिफरेंस मौजूद नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारे पास, हाउ इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड इन सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर हम डायरेक्शन को किस तरह मालूम करें? अब देखें ना, यहाँ पे भी बार मैग्नेट है तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉइल को होल्ड करेंगे अपने राइट हैंड में कुछ इस तरीके से कि जो मुड़ती हुई उंगलियां हैं वो करंट की डायरेक्शन में हो। देखिए अंपेयर ला का जो पहला ला था उसके अंदर अंगूठा जो था वो करंट की डायरेक्शन में था, लेकिन इस वाले सवाल में मुड़ती हुई उंगलियां करंट की डायरेक्शन में है और थंब यहाँ पर डायरेक्शन देगा। Then thumb will give you north pole। जो थंब होगा वो आपको नॉर्थ पोल देगा। जस्ट लाइक दिस, आपने इस तरह सोलिनॉइड को क्या करना है, पकड़ना है। अब आप देखें कि जो वायर हमारे पास यहाँ पर सोलिनॉइड के अंदर यूज हो रही है, उसके अंदर जो बहने वाला करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और जो उंगलियां मुड़कर आ रही हैं वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो उंगलियां और करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो थंब जो है वो हमें कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर हो गया? यहां तक ये सारे जो है अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, और जैसे ही यानी कि सबसे पहले मैंने इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अच्छा जी, हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन से इंसान ने फोर्स को दरियाफ्त किया करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर? तो ये माइकल फैराडे था जिसने यानी कि डिस्कवर किया था फोर्स को करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। इससे रिलेटेड जो सवाल है उसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे, या आगे अगर आते हैं स्लाइड्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज, जिस पर फोर्स जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब आपको फोर्स जो है वो कैन बी इंक्रीज, इसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम बढ़ा दें करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ वायर। अब ये तीन फैक्टर्स हैं, अगर एफएससी के अंदर हम देखें तो वहां पर हमारे पास चार फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो आपने ना इसका सिंपल याद कर लेना एक फार्मूला, या इसके साथ आप एक मेंशन कर दें ILB। आई फॉर करंट, एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? अब ILB ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक नंबर आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा, और क्योंकि ये एफएससी के अंदर भी इस्तेमाल होता है तो आपको इसके फैक्टर्स याद करने में आसानी रहेगी। तो अब ये देखें जी, अब फोर्स ऑन ये क्या चीज है बेसिकली, कि हमने एक रॉड को रखा था मैग्नेट के दरमियान में। अब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के जा रही है साउथ की तरफ, और करंट जो है वो रॉड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे ही करंट पास होगा किसी रॉड में से, अब देखें ना यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है मैग्नेट की, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बनने जा रही है अकॉर्डिंग टू अम्पेयर्स लॉ, कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा उसके अक्रॉस क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जब कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेट के अंदर मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो बोथ द मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि रॉड को या तो पुश मिलेगा या क्या मिलेगा, पुल मिलेगा। या रॉड को धकेला जाएगा या रॉड को क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा। इधर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो रॉड के ऊपर अप्लाई हो रही है अपवर्ड साइड पर, ऊपर वाली साइड पर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अभी जो हमने पीछे डायग्राम देखी है, हमने देखना उसमें हम फोर्स को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसका उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रेच योर थंब, अपने फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
कि अपनी यानी कि इन तीनों उंगलियों को आपने कुछ इस डायरेक्शन के अंदर फैलाना है, अंगूठे को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को, और ये आपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड का रूल अप्लाई करना है, राइट पे ये आपने नहीं करना वरना इनवैलिड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि मिडल फिंगर और फोर फिंगर इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, फोर फिंगर और थंब इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, थंब और मिडल फिंगर के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि तीनों आई बी एफ तीनों जो है हमारे पास एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने आई और बी को उसी की डायरेक्शन के अंदर रखना है। आई से क्या होता है, करंट, तो करंट वाली उंगली को हमने करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। तो हमारे पास थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफाइंड डीसी मोटर। डीसी मोटर हमारे पास क्या होती है, बच्चों के खिलौनों के अंदर ही मोटर इस्तेमाल होती है और तकरीबन हर स्टूडेंट ने इस मोटर को निकाल के पंखा बना के मौज भी मारी हुई है और खुद को साइंटिस्ट भी समझा हुआ है। तो डीसी मोटर हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को तब्दील कर देती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में या सिंपल काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज इन टॉय कार्स, इसको टॉय कार्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और सोलर फैंस के अंदर भी। तो ये थी वो मोटर जिसको हम बचपन में खिलौनों से निकाल कर इसका पंखा बनाते थे, और ये है इसके अंदर की डायग्राम। अब आप अंदर देखें तो अंदर इसके मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है और कॉइल के साथ हमारे पास कम्यूटेटर जुड़े हुए हैं, कार्बन ब्रशेज हैं वगैरह वगैरह। तो अगला सवाल आता है, व्हाट इज द आर्मेचर इन द डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं करना तो तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द आर्मेचर इन द डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर का क्या काम है, वो शाफ्ट या एक्सल जिसके ऊपर ये तमाम वायरिंग की जाती है या कॉइलिंग की जाती है, कॉइलिंग चढ़ाई जाती है, उसे हम कहते हैं आर्मेचर। इधर देखेंगे ये अब सिंपल मोटर है, जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। दो हिस्से होते हैं, एक तो हो गया मैग्नेट और दूसरी होगी बीच में कॉइल। अब वो कॉइल जिस रॉड के साथ कनेक्ट है, डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक रॉड भी नजर आ रहा है कॉइल के दरमियान में, जिस रॉड के साथ वो कॉइल मुंसलिक है वो उसे हम कहते हैं आर्मेचर। ये देखें जी, अब अगर आप इसी मोटर को खोल के देखेंगे तो अंदर से आपको इस तरह की एक चीज मिलेगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, आर्मेचर होती है। इसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो तारों को भी लपेटा गया है, विच मींस के लूप्स जो हैं वो भी दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। हम डीसी मोटर की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये आपके घर वाली वो पंखे पंखे की स्पीड को नहीं बढ़ाना, वैसे भी हमने नॉर्मल उस पर यानी कि उसको बढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हर बार रेगुलेटर इस्तेमाल करें। तो वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं बाय नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। अब यहाँ पर जो डायग्राम में कॉइल यूज हो रही है वो सिंगल कॉइल है, लेकिन अगर हम दो या दो से ज्यादा या और नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते जाएं तो उसी तरह उन हर कॉइल के ऊपर अलग फोर्स अप्लाई होगी और हर कॉइल जो है वो ज्यादा यानी कि फोर्स जो है उसको डिलीवर करेगी। उसके बाद करंट, करंट को बढ़ाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट ज्यादा और पावरफुल यूज किए जा सकते हैं। एरिया ऑफ कॉइल, बड़े साइज की कॉइल भी इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या होता है। बेसिकली इंडक्ट का मतलब क्या होता है, हम जनरल जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी फलां कंपनी जो है वो एम्प्लॉय इंडक्ट कर रही है। इंडक्ट का मतलब क्या होता है कि अपने पास रख रही है या बना रही है या हायर कर रही है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, सर यहाँ पे एक आपने तवज्जो देनी है कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। पासिस थ्रू अ सर्किट, वो एक सर्किट से गुजरेंगी और उसके अंदर क्या करेंगी, करंट पैदा कर देंगी। अब डायग्राम से समझते हैं क्योंकि डायग्राम के बगैर ये समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिंपल एक सोलिनॉइड है, ठीक है। अब मैग्नेट को क्या किया गया है, उसके पास लेके जाया जा रहा है। जब मैग्नेट को उसके पास लेके जा रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, उसके अंदर तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जैसे ही हम मैग्नेट को सोलिनॉइड के अंदर इन साइड पर जाके हमने उसको स्टॉप करवा दिया, तो अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो उसके अंदर तब्दील नहीं हो रही, यानी कि फिक्स है, ठीक है। तो अब वहां पे नीचे गैल्वेनोमीटर में किसी भी किस्म का करंट जो हमें शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को दोबारा वापस से बाहर निकालते हैं
तो दोबारा से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कम होती हैं, जिससे सोलिनॉइड के अंदर क्या पैदा हो सॉरी गैल्वानोमीटर क्या डिटेक्ट कर रहा है, दोबारा करंट डिटेक्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ हमारे पास क्या होता है? फैराडेज लॉ हमें बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी अमाउंट का जो है ईएमएफ वो इंड्यूस हो सकता है, और उसका जो ताल्लुक है वो सिंपल सिंपल उसी बात से है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी वो उस कंडक्टर से पास करेंगी, उतना ही ज्यादा उसमें क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। ठीक है, तो इधर देखें, अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस सोलिनॉइड से या इस कॉइल से क्या है, भी दूर है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो बहुत कम जो है वो कॉइल से गुजर रही हैं, या हम कहते हैं कि नहीं गुजर रही, तो करंट जो है वो पैदा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो ये कॉइल के अंदर से क्या करेंगी, पास आउट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे इन फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी, इसी तरह सर्किट के अंदर करंट की ईएमएफ की मिकदार भी क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5, विच मीन्स के नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होंगी उतना ही कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स, किन फैक्टर्स के ऊपर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डिपेंड करती है। अब इधर देखें जी, किन फैक्टर्स के ऊपर करती है। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे मेन फैक्टर तो हमारे पास एक चीज है, और वो क्या चीज है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होंगी, यानी कि कॉइल आपस में जितनी एक दूसरे के ज्यादा पास पास होंगी, उतनी ज्यादा फील्ड लाइन ज्यादा कॉइल्स में से गुजरेंगी, और उस सिचुएशन में क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। उसके बाद और जो है रिलेटिव मोशन, यानी कि हम मैग्नेट को कितना तेजी से कॉइल के पास लाते हैं और दूर लेके जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट करता है करंट की मिकदार को बढ़ाने में। तो अब इसका आंसर क्या है, इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ हमारे पास क्या होता है, द लेंजेस लॉ जो है ये हमें फैराडेज लॉ के अंदर पैदा होने वाले इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है, यानी कि जो करंट आप पैदा कर रही हैं तो किसी कॉइल के अंदर, और वो कॉइल के अंदर जो करंट पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमें लेंजेस लॉ बताता है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर पैदा होने वाला जो करंट है, जो इंड्यूस ईएमएफ है, वो हमेशा अपने पैदा करने वाले कॉज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो होगी पिछले करंट की निस्बत या पिछली मैग्नेटिक फील्ड की निस्बत क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मिसाल के तौर पे कि आपने करंट जनरेट किया, और जिस डायरेक्शन में आपने करंट जनरेट किया ना, तो जनरेट होने वाली जो डायरेक्शन है, जनरेट होने वाला सॉरी जो करंट है, उसकी डायरेक्शन आपकी उस कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन से क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, एक और डायग्राम आ गया। अब इसमें आप देखें कि मैग्नेट को जब कॉइल के पास लेके जाया जा रहा है, कॉइल के अंदर करंट जरूर पैदा होगा, लेकिन कॉइल भी देखे ना, अब यहाँ पे सिंपल सोलिनॉइड है और सोलिनॉइड एक्ट करती है एज ए बार मैग्नेट, तो सोलिनॉइड मैग्नेट बन के उस तरफ उसी साइड पर मैग्नेट वाली साइड पे कौन सा पोल बना देगी, साउथ बना देगी। साउथ और साउथ के दरमियान में क्या होगा, रिपल्शन होगी। यानी कि जो करंट आपने इस कॉइल में पैदा किया, वही करंट जो है अपने पैदा करने वाले को, यानी कि मैग्नेट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है। ठीक है, अब नीचे वाली डायग्राम में अगर आप देखें, तो जब हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, अब इस सूरत में क्या होगा कि कॉइल के अंदर एक अपोजिट पोल बन जाएगा जो कि नॉर्थ पोल होगा। पहले जब मैग्नेट पास आ रहा था तो कॉइल उसको पास आने नहीं दे रही थी। अब जब मैग्नेट दूर जाना चाह रहा है, तो कॉइल उस मैग्नेट को क्या कर रही है, मुसलसल अट्रैक्ट कर रही है। तो ये वो चीज है कि जब मैग्नेट आ रहा था तो तब उसको अपोज कर रही थी, अब जब मैग्नेट जा रहा है तो तब उसको अपोज कर रही है और उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड लेंजेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस, अब ये जो है ये ऑपोजिट बन जाएगी, टोटल डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, ये आपके पास डीसी मोटर की टोटल ऑपोजिट डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो कि काइनेटिक एनर्जी को किस एनर्जी में तब्दील करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करेगी, और ये काम करती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेट है, और कॉइल उसी तरह उसके अंदर, अगर हम कॉइल को तेजी के साथ घुमाना शुरू कर दें
तो कॉइल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो कॉइल के अंदर तब्दील होंगी, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर करंट पैदा होगा, और करंट पैदा होने के साथ फिर वो हम क्या कर सकते हैं, लोड जो है वो हम अपना चला सकते हैं जनरेटर के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये कंसेप्ट वाइज आता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर? मोटर और जनरेटर के दरमियान कोई फर्क है? बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, जो मोटर है वो बिजली लेती है और जनरेटर जो है वो बिजली बनाता है। तो वही बात है, मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करती है, विच जनरेटर डज द रिवर्स, यानी कि जनरेटर जो है वो उसको क्या करता है, उसका उलट काम करता है। अ जनरेटर इज अ मोटर, बेसिक फंक्शन तो मोटर का और जनरेटर का, यानी कि अगर हम कहें इनकी बिल्डिंग या इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन सेम है, लेकिन इनका जो वर्क है या जो इनकी जो हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अ जनरेटर इज मोटर विद इट्स इनपुट एंड आउटपुट रिवर्स, उसकी इनपुट और आउटपुट क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या होता है? तो ये डायग्राम भी आपके साथ आ गई है साथ ही। एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम किसी दूसरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, करंट को पैदा कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट कॉइल। अब मेरे पास दो कॉइल हैं, एक कॉइल के साथ गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और दूसरी कॉइल के साथ हमारे पास एसी सोर्स लगा हुआ है। सर अगर अब आप तवज्जो दें इधर तो आपको पता चलेगा कि जिसके साथ गैल्वानोमीटर लगा हुआ है उसके अंदर किसी किस्म की कोई बैटरी नहीं है, और गैल्वानोमीटर जो है वो स्टिल करंट को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, स्टिल करंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और वो बता भी रहा है कि करंट मौजूद है। अब ये रीजन क्या है, जो हमारे पास कॉइल नंबर 1 है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, मुसलसल तब्दील हो रही है, और मुसलसल तब्दील होती हुई मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 में से भी पास हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू जो है फैराडे, उसके मुताबिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो रही है तो इसी वजह से दूसरी कॉइल में भी क्या होगा, करंट पैदा हो जाएगा। सो टेक्निकली कॉइल 1 एंड कॉइल 2 आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एनी सोर्स ऑफ कंडक्टर और वायर, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी करंट क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है दूसरी कॉइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर, लव्स ट्रांसफार्मर मतलब जो है ट्रांसफॉर्म करना, तब्दील करना, चेंज करना। अ ट्रांसफार्मर हमारे पास जो आती है ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। इसको इस्तेमाल किया जाता है एसी करंट, एसी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो 11 केवी को 220 वोल्ट्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे फ़ोन के जो अडॉप्टर्स होते हैं वो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट के अंदर या 9 वोल्ट के अंदर उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं गेम सिस्टम्स के अंदर भी और प्रिंटर्स के अंदर भी। तो ये हमारे पास इसकी डायाग्राम है, और इसकी डायाग्राम के अंदर देखिए दो कॉइल्स हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि एक कॉइल को हम जब करंट देते हैं, यानी कि प्राइमरी वापडा वाला जो करंट देते हैं, तो वो कॉइल हमारे पास क्या कहलाती है, प्राइमरी कॉइल कहलाती है। और म्यूचुअल इंडक्शन के तहत दूसरी कॉइल में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, जिस पर हम अपना लोड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, स्टेप का मतलब कदम, डाउन का मतलब नीचे, यानी कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो एक कदम नीचे करेगा, यानी कि सिंपल अल्फाज में कि ये वोल्टेज की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। द ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज द वोल्टेज, जो कि वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। उसके बाद द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, इसकी जो प्राइमरी कॉइल पर जो टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे देन सेकेंडरी कॉइल की निस्बत। तो ये हमारे पास डायाग्राम है। अब आप देखिए कि जो लेफ्ट साइड है इस ट्रांसफार्मर की, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स या रिंग्स या यूं कह लें कि तार को जो घुमाया गया है ट्रांसफार्मर के अलोंग, वो ज़्यादा दफ़ा घुमाया गया है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड। राइट साइड पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं, काम में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप मतलब एक कदम ऊपर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा उसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और उसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से। मिसाल के तौर पे कि ये हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि राइट साइड पर
नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, राइट साइड पर लूप्स ज़्यादा दी गई हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर? अब आइडियल, लफ्ज आइडियल का मतलब क्या है, एक आइडिया है, यानी कि हकीकत नहीं है, एक आइडिया है। ठीक है, और आइडियल ट्रांसफार्मर क्यों कहा गया? देखिए ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ना कुछ हम पावर जो होगी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्व तो रहेगी, लेकिन एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एक ऐसी एनर्जी में तब्दील हो जाएगा जो कि हमें चाहिए ही नहीं। मिसाल के तौर पर ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट्स पैदा हो जाएंगे। उसके अलावा ट्रांसफार्मर हीटअप हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर अगर बड़े साइज का ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर तो बाकायदा साउंड एनर्जी भी पैदा होती है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक एनर्जी की वो किस्म है जो कि हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो उससे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी दोबारा, तो वो तो उसने उसमें हमें नहीं करके दिया। तो आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी, और किसी भी किस्म का कोई पावर लॉस नहीं होगा। यानी कि जितनी पावर हम प्राइमरी कॉइल को देंगे उतनी ही पावर हमें सेकेंडरी कॉइल से मिलनी चाहिए। तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। तो प्राइमरी वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होना चाहिए सेकेंडरी वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के। क्वेश्चन नंबर 22, रिले। तस्वीर आपके सामने मौजूद है। व्हाट इज रिले? रिले हमारे पास क्या होता है? सो बेसिकली रिले जो है हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसकी मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट। स्मॉल करंट के जरिए, या दूसरे अल्फाज में एक ऐसा स्विच है कि जिसके जरिए हम किसी दूसरे स्विच को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मुकम्मल रिले है इसकी जो पूरी डायाग्राम है ये तो हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए कि आप ये समझ लें कि एक सर्किट को दूसरे सर्किट से कंट्रोल करने के लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हमने रोकना है या चलाना है, उस करंट को चलाने के लिए हम एक और सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल सिस्टम जो बनता है इसे हम कहते हैं रिले कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लाउड स्पीकर्स हो गए, स्पीकर्स के अंदर, उसके अलावा सर्किट ब्रेकर्स हो गए, आपके घरों में फ्रिज एसी के जो स्टेबलाइजर्स होते हैं इनके अंदर भी रिलेज इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ तक थे हमारे पास हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ से आगे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप में से फिर भी कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि वो नोट करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई इज वोल्टेज स्टेप अप एट जनरेटिंग स्टेशन? वोल्टेज को क्यों बढ़ा दिया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पर? देखें, वोल्टेज बेसिकली होता क्या है, जैसे पानी का एक लेवल होता है इसी तरह वोल्टेज से मुराद करंट का एक लेवल है। अगर अब डैम के अंदर पानी को जो स्टोर किया जाता है वो एक हाई लेवल के ऊपर स्टोर किया जाता है, ताकि जब पानी हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ आए तो वो इतनी तेजी के साथ आए कि वो टरबाइन को अच्छी तरीके से चला कर आए। तो इसी वजह से वोल्टेज को भी स्टेप अप कर दिया जाता है डैम्स के पास, क्योंकि डैम्स के अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट का जो वोल्टेज है वो जनरेट नहीं होता। डैम्स के पास लगाए जाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि इस करंट को 1,33,000 वॉट्स तक क्या कर देते हैं, तब सॉरी स्टेप अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किस वजह से? ताकि करंट का लेवल इतना बढ़ जाए कि करंट इतनी तेज़ी के साथ फ्लो करे कि उसको किसी भी किस्म का जो लॉस है ना वो लॉस ना हो पाए। सो पावर को जो ट्रांसमिट किया जाता है लंबे डिस्टेंस के ऊपर इसी वजह से किया जाता है कि हाई वोल्टेज दें इसको, ताकि जो मिनी लॉस है उसको कम से कम किया जा सके। इस सूरत में, क्योंकि जब देखें अगर करंट की स्पीड जो होगी वो करंट की फ्लो करने की, यानी कि पोटेंशियल अगर करंट का थोड़ा है, वोल्टेज थोड़ा है, तो करंट फ्लो तो करेगा, लेकिन करंट फ्लो करने के दौरान हीट पैदा हो सकती है, और उसके अलावा भी जो करंट आप पैदा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस एनर्जी की अमाउंट में भी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। तो हम उसकी एनर्जी को बेसिकली बढ़ाते नहीं, हम उसको चार्जेस को हम फास्टली मूव कर देते हैं। जैसे पानी किसी ऊंचाई से आ रहा है ना,
तो वो बहुत तेजी के साथ आएगा। इसी तरह करंट के लेवल को भी हम इतना बढ़ा देंगे कि वो बहुत तेजी के साथ फ्लो करे, ताकि अगर उसकी स्पीड पे या उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई फर्क पड़ता भी है तो वो इतना ज्यादा फर्क ना हो, जिसकी वजह से हम लॉस को क्या करें, कम से कम बेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ इज मैग्नेटिज्म डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस की एक प्रॉपर्टी है कि आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज अलग कर दिया, नेगेटिव चार्ज अलग कर दिया। लेकिन मैग्नेटिज्म में इस तरह नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। आप मैग्नेटिक पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैग्नेट था जो कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ था, वो आपके हाथ से छूटा और नीचे गिरकर टूट गया। अब जैसे ही टूटा ना, तो आपने उसके दोनों टूटे हुए सिरों को आपस में जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जुड़ेंगे, वो आपस में मिलेंगे भी नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। रीजन क्या? रीजन है कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं उसका नॉर्थ पोल अलग कर लूँ, साउथ पोल अलग कर लूँ, तो ये तो चीज पॉसिबल है ही नहीं, वो आप अलग ही नहीं कर सकते। सो जब मैग्नेट टूटा, उसके उन उन दोनों पीसेस के अंदर दो नए पोल्स बन गए, यानी कि नॉर्थ पोल भी बन गया, साउथ पोल भी बन गया। फिर उसी तरह दूसरा जो पीस था उसके अंदर भी एक नॉर्थ पोल जनरेट हो गया और साउथ पोल जनरेट हो गया। तो अगर इस बेस पे हम कहें कि आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी सेपरेटेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सेपरेट कर सकते हैं पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी। लेकिन मैग्नेटिक पोल्स जो है उनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27 वी हैव, व्हाट इज एमआरआई। एमआरआई एक मशीन होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्कैनिंग ऑफ द बॉडी, फॉर टू टेकिंग इमेजेस ऑफ ब्रेन एंड हार्ट। हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ब्रेन और हार्ट की जो है वो इमेजेस वगैरह जो है उसको ले सकें। ये एक मशीन होती है जो कि आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि हीरो को या विलन को जो है वो एक स्ट्रेचर के ऊपर लिटा के एक मशीन के अंदर भेजा जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक लेज़र एंटर होती है और फिर उसको बताया जाता है कि जी आपकी आपको ये मसला है या आप इतने अरसे तक जिंदा रह सकते हो। वो सारी जो भी यानी कि कहानी है जो वो करवाते हैं। तो वो जो मशीन बेसिकली है वो हमारे पास क्या है, एमआरआई है। तो एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस के तौर पे इसको बोला जाता है। और इसके ज़रिए क्या करते हैं डॉक्टर जो है वो बेकायदगी देखते हैं या इरेगुलरिटी देखते हैं हार्ट की और ब्रेन की, उसकी तस्वीरों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड फोर्स एक्ट ऑन करंट कैन कंडक्टर। अच्छा, ये बात पहले हो गई है, आपको मैंने समराइज कर दिया था, दोबारा से कर देता हूँ। जब भी किसी करंट में जब भी किसी कंडक्टर में से या कॉइल में से करंट गुजरेगा, तो उस कॉइल के अक्रॉस क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी अकॉर्डिंग टू अम्पेयर्स लॉ। अब आपने एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से ऑलरेडी करंट गुजर रहा है, उसको आपने प्लेस कर दिया किसके अंदर, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाएंगी। एक मैग्नेटिक फील्ड होगी कंडक्टर की, यानी कि उस वायर की या रॉड की, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसकी, मैग्नेट की। अब जाहिर बात है अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के आस के पास पड़े हों, तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम केस विद द हेयर, कि जब रॉड के अंदर से करंट गुजर रहा है, उसके क्रॉस भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और इस अट्रैक्ट और रिपेल करने के चक्कर में कॉइल को या तो पुश मिलेगा या क्या मिलेगा, पुल मिलेगा। ओके जी। हाउ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके सिर्फ एक ही बात बनती है, जितनी ज़्यादा किसी भी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, उसकी उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आपने एक पेपर पकड़ा हुआ है और आपने उस पेपर को मैग्नेट की साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, आप मैग्नेट है, मैग्नेट की साइड पे रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है जो उस पेपर के अंदर से गुजरेंगी वो बहुत कम होंगी क्योंकि पेपर साइड पर है। लेकिन जब आप उसी पेपर को मैग्नेट के सामने रखोगे, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा गुजरेंगी किसके अंदर से, पेपर के अंदर से। तो वही बात कह रहा है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी किसी एरिया में से, वो उसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। और ये मैक्सिमम कब होगी, जब हम किसी सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। यानी कि वो पेपर जो था
वो उन आने वाली लाइंस के क्या था, सामने पड़ा था, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने पड़ा था, साइड पर नहीं था, सामने पड़ा था, जिसकी वजह से वो एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। थर्ड लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमारे पास क्या होते हैं। कम्यूटेटर को इस्तेमाल किया जाता है डीसी मोटर के अंदर। अब डीसी मोटर की जो कॉइल होती है वो 90 डिग्री तक तो रोटेट करती है, लेकिन 90 से आगे रोटेट वो नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। अब अगर हमें उस 90 डिग्री पर आने के बाद उसको फोर्स मजीद लगवानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम करंट की डायरेक्शन को क्या करें, रिवर्स करें। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। अब बेसिकली कम्यूटेटर होता क्या है, ये ज़रा देख लें कि ये हमारे पास जो कम्यूटेटर है ये एक रिंग है, एक मेटल की एक रिंग है, जिसको दो बराबर हिस्सों के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब इनका काम क्या होता है कि ये करंट को रिवर्स करवाने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो ऐसी रिंग को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर के अंदर आपको ये गोल्डन कलर की बार्स नजर आ रही होंगी तारों के नीचे। तो ये जो तारे हम, ये जो गोल्डन बार्स हमारे पास नजर आ रही हैं, या स्ट्रिप्स कह लें आप, स्ट्रिप्स जो नजर आ रही हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कम्यूटेटर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट हैपेंस इफ लेंज़ेस लॉ इज नॉट वैलिड। क्या होगा अगर लेंज़ेस लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा। सर अगर लेंज़ेस लॉ वैलिड नहीं होगा फिर मौजें ही मौजें होंगी, यानी कि हमारे पास जो है वो फ्री एनर्जी होगी, जिसको हम टोटली अल्फाज में कह सकते हैं फ्री एनर्जी। यानी कि मैं आपको सिंपल सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि आपने जनरेटर ऑन किया, आपने उससे जनरेटर को ऑन किया, थोड़ी सी बिजली बनाई, और साथ ही आपने क्या कर दिया, जनरेटर बंद कर दिया। जैसे ही आपने जनरेटर बंद किया, बिजली अभी भी बन रही है, फ्रिज आपका उसी तरह घर में चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी चल रहे हैं, और जनरेटर बंद है। तो क्या इस बात में कोई सेंस आपको नजर आती है? नहीं आती ना। यही बात है कि जो लेंजेस लॉ है हमारे पास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करवाता है, हेल्ड करवाता है, होल्ड करवाता है या अप्लाई करवाता है, ठीक है। अब अगर ये जो है लेंजेस लॉ अगर ये ना होता, तो फिर तो कोई बात, फिर तो वही आपको मैंने जिस तरह बताया कि फिर तो करंट सर्किट के अंदर जो करंट है वो मुसलसल फ्लो करता रहता, ठीक है। और वो जब करता, उसको बनाने वाला अगर उसका कोई है नहीं है, उसे इस चीज़ का फर्क ही नहीं होना था, बस एक दफ़ा हमने उसको बनाना था, उसके बाद वो सारी ज़िंदगी उसमें फ्लो करता रहता, ना कोई वापडा का बिल होता, ना कोई टेंशन होती, ना महंगाई का खौफ होता, ठीक है। तो अब ये तो बात कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल क्या होती है हमारे पास, द बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट अराउंड विच कॉइल रोटेट। वो बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके गिर्द कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है। अब आपने इधर डायग्राम ये देखेंगे, ये हमारे पास सिंपल एक मोटर है। इस मोटर के साइड पर कॉइलिंग की गई है, यानी कि कॉइल्स लगाई गई हैं, ठीक है। और वो भी डिफरेंट कॉइल्स लगाई गई हैं। अब कॉइल लगाने का यहाँ पर मकसद क्या है। कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मैग्नेट नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। ये जो तारें हैं, जब इनके अंदर करंट आएगा, ये एज ए काम करेंगी, एज ए मैग्नेट के तौर पे काम करेंगी, और इस तरह मैग्नेट के तौर पे जब ये काम करेंगी, तो इसके दरमियान में मौजूद जो आर्मेचर होगा उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर सकती हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर घूमेगा और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेंगे, तब्दील कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दूसरी डायग्राम है, दरमियान में क्या मौजूद है, हमारे पास आर्मेचर मौजूद है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों इसके आर्मेचर के चारों तरफ हमारे पास कॉइलिंग मौजूद है। दो नॉर्थ पोल बने हुए हैं और दो साउथ पोल बने हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक अट्रैक्ट करेगा कॉइल को, दूसरा रिपेल करेगा। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास जो कॉइलिंग इस्तेमाल की गई है, इस कॉइलिंग का बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ पर हम एक ऐसा मैग्नेट तैयार करें जो सिर्फ तभी काम करे जब बिजली बन रही जब बिजली उसमें से गुजर रही है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 15 के। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। मैंने भी बहुत ज़्यादा जल्दी बोलने की और ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो जो है फिर बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो एक अच्छी बात नहीं होती। तो इस इन सारे चीज़ों का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हमारे जो टॉपिक्स थे उनको समराइज़ करना था, या इसके अंदर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करना था। फर्दर मोर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग से वीडियोस जो हैं वो मुसलसल वो वक्तन फ़वक्तन मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। और
बाकी इनको बताने का मकसद ये था कि इनमें जो सवाल जो इम्पोर्टेंट है आप वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इन द मीन वाइल, और हल्का फुल्का हमने समराइज भी कर दिया ताकि आप लोगों के पास हर चीज़ का क्या हो, बेसिक कंसेप्ट हो। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।